नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो ये वीडियो है, इस वीडियो के अंतर्गत हम जो गर्भ निरोधक साधन है या गर्भ निरोधक के जो उपाय हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं, अर्थात कॉन्ट्रासेप्टिव कौन कौन से यूज किए जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई अनचाही प्रेगनेंसी होती है, वो रुक जाती है, तो उसके बाद में उसको सही तरीके से चिकित्सकीय रूप से आपको कैसे समाप्त किया जा सकता है, अर्थात एमटीपी मेडिकल टर्मिनेंस ऑफ प्रेगनेंसी है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और इस कारण से यह आपका वीडियो है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। बाकी आप सबको अगर हमारी ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये हमारा जनन स्वास्थ्य, कहने का मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित दूसरा वीडियो रहने वाला है। और इससे पहले हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, कैसे क्या है, इसके बारे में पहले बात की है। पिछला वीडियो है वो आप जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे गर्भ निरोधक साधनों के बारे में, या गर्भ निरोधक कौन कौन से उपाय हो सकते हैं उनके बारे में। तो चलो बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं गर्भ निरोधक साधन, या जिन्हें हम बोल सकते हैं उपाय। इंग्लिश में इन्हें बोला जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, और जो भी आपके डिवाइस वगैरह हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये गर्भ निरोधक की आवश्यकता क्यों है, क्यों गर्भ को रोकना चाहते हैं, प्रेगनेंसी को रोकना चाहते हैं। तो हमने पहले भी बात की थी कि जो जनसंख्या है वो किस गति से बढ़ रही है और किस प्रकार से ये आगे जाकर समस्या उत्पन्न कर सकती है, तो उसके बारे में हमने बातें की थी। जनसंख्या को रोकने के लिए हमें जन्म दर में क्या लाना पड़ेगा, कमी लानी पड़ेगी। क्योंकि हम जैसे जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में आपके जो उन्नति करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी मृत्यु दर कम आ रही है। तो उसको संतुलित करने के लिए हमें जन्म दर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और जन्म दर को कम करने के लिए सरकार है वो अलग अलग प्रकार के अभियान चलाती है, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम चलाती है। जैसे सरकार ने हम दो हमारे दो ऐसे नारे दिए हैं। तो इस प्रकार से जो जनसंख्या को एक नियंत्रण में रखने के लिए गर्भ निरोधक साधनों की या इन उपायों की जरूरत पड़ती है। हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत बात की थी कि गर्भ निरोधक हैं उनके रूप में कौन कौन से जो उपाय है या साधन है वो काम में लिए जा सकते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। हमने आपको बताया था कि गर्भ निरोधक साधन है वो ऐसा होना चाहिए कि जो सुलभता से उपलब्ध हो, आसानी से उपयोगकर्ता को क्या हो, उपलब्ध हो। दूसरा, वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, कहने का मतलब ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। तीसरा, जो भी उसको उपयोग कर रहा है उस उपयोगकर्ता की काम इच्छा को, वासना को वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यदि वो उसको काम में ले रहा है तो वो प्रभावी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो काम में तो ले रहा है लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि वो उस उपयोगकर्ता की जो गोपनीयता है वो भी बनी रहनी चाहिए। तो ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत की थी। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं कि गर्भ निरोधक साधन है वो कौन कौन से हो सकते हैं। देखो, जो गर्भ निरोधक साधन है इनको कुछ कैटेगरी के अंतर्गत डिवाइड किया जा सकता है। जैसे पहले यदि हम देखें तो जिसमें हम बोल सकते हैं प्राकृतिक विधियां, पहली हो सकती है हमारी प्राकृतिक विधियां। कुछ ऐसी विधियां हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, तो वो आ जाएंगे प्राकृतिक विधियों में।
दूसरे आ जाएंगे जिन्हें हम बोलते हैं रोध, या जिन्हें इंग्लिश में बोला जाता है बैरियर। बैरियर। तीसरे जो आ जाते हैं, तीसरे जो आ जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं, तीसरे आते हैं उन्हें बोलते हैं हम अंतः गर्भाशयी युक्तियां। अंतः गर्भाशयी युक्तियां जिसे हम आईयूडी कहते हैं, वो आ जाते हैं। इसके अलावा चौथे रूप से रासायनिक पदार्थ इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब रासायनिक पदार्थ हैं उसमें क्या क्या आएंगे वो बाद में बात करेंगे। इसके अलावा लास्ट में हम देखेंगे बंदेकरण, स्टरलाइजेशन है, वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो जो गर्भ निरोधक युक्तियां हैं या गर्भ निरोधक के जो साधन हैं उनको इन अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत डिवाइड किया जा सकता है। जैसे प्राकृतिक विधियां होंगी, उसके अंतर्गत कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। रोध या बैरियर है, इसके अंतर्गत कुछ ऐसे साधन काम में लिए जाते हैं जो अंडाणु और शुक्राणु है उसके मिलने को, आपस में मिलने को क्या करते हैं, रोकते हैं, उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें अंतः गर्भाशय युक्तियां या जिन्हें आईयूडी कहते हैं, तो ये गर्भाशय के अंदर लगाई जाती हैं और जिससे प्रेगनेंसी होने की संभावना क्या होती है, कम। जो अंडाणु है और शुक्राणु है उनकी गुणवत्ता को ये एक तरीके से प्रभावित करते हैं, उनको रोकते हैं आपस में निषेचन होने से, या फिर अंतःरोपण की क्रिया को क्या करते हैं, ये रोकते हैं। इसके अलावा रासायनिक पदार्थ हैं, जैसे इनके अंतर्गत आ जाएंगी गोलियां, गोलियां जिन्हें हम पिल्स कहते हैं। और इसके अलावा इनके आ जाएंगे आपके इंजेक्शंस, या इसके अलावा इसमें आ जाएंगे इम्प्लांट। कौन से आ जाएंगे, इम्प्लांट भी इनके अंतर्गत आते हैं। तो ये सारी इसके अंतर्गत आएंगे। बंदेकरण के अंतर्गत जिसे हम शल्य क्रिया के द्वारा इस पूरी प्रक्रिया को रोक सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपके क्या आ जाएगी, वासेक्टोमी आ जाएगी, वासेक्टोमी, और एक आ जाएगी आपकी ट्यूबेक्टोमी, वासेक्टोमी या और ट्यूबेक्टोमी। तो इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक विधियों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक विधियों के बारे में। प्राकृतिक विधियां, ये कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में प्राकृतिक विधियां हैं, वो कौन कौन सी काम में ली जा सकती हैं। इनमें किसी बाह्य साधन का उपयोग नहीं किया जाता, इसमें केवल नॉलेज का उपयोग किया जाता है। जो जनन से संबंधित नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसी का उपयोग किया जाता है। जैसे इसके अंतर्गत एक चीज आती है, इसके अंतर्गत एक चीज आती है जिसे हम बोलते हैं बाह्य स्खलन, या जिसे हम बोलते हैं अंतरित मैथुन। बाह्य स्खलन या अंतरित मैथुन क्या है? देखो, यह एक ऐसा उपाय है जिसके अंतर्गत किसी साधन का उपयोग नहीं करना है, किसी भी युक्ति का उपयोग नहीं करना है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो नर और मादा है जब जनन करते हैं या जनन के दौरान जब वो संभोग की क्रिया करते हैं, सहवास करते हैं, तो उस दौरान जो नर होता है या जो नर साथी होता है वो अंत में जब मादा की योनि के अंतर्गत अपने वीर्य को छोड़ता है तो उस दौरान योनि में ना छोड़कर उसे बाहर की ओर छोड़ देता है, उसको बाहर की ओर छोड़ देता है, और इसी को बोला जाता है बाह्य स्खलन। बाहर की तरफ जो स्पर्म है या जिसे वीर्य बोलते हैं, सीमेन है, उसको बाहर छोड़ता है, योनि से बाहर, अंदर ना छोड़कर बाहर छोड़ता है। और ये एक तरीका हो सकता है जिसके अंतर्गत किसी भी हमने युक्ति का, किसी भी साधन का उपयोग नहीं किया है।
तो इसके अंतर्गत क्या होता है, वीर्य को योनि के बजाय बाहर छोड़ दिया जाता है। एकदम सिंपल सी एक विधि है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 100% इनकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि पिछले सहवास के दौरान जो नलिकाएं थी उनके अंतर्गत कुछ वीर्य की मात्रा थी या शुक्राणु है वो शेष रह गए हो, और वो क्या हो जाते हैं कि उस दौरान अंदर आ सकते हैं और जिसके कारण से प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ये एक तरीका हो सकता है, लेकिन 100% इससे प्रेगनेंसी रुक जाए ऐसी कोई संभावना नहीं है। दूसरा इसके अंतर्गत जो काम में लिया जा सकता है जिसे हम बोलते हैं आवधिक संयम, इसे हम बोलते हैं आवधिक संयम। आवधिक का मतलब कुछ समय के लिए सहवास या संभोग की क्रिया नहीं की जाए। देखो, प्रेगनेंसी है या निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन होने की जो संभावना है ये उन दिनों में सबसे ज्यादा होती है जब ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग होता है। जब ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग होता है उन्हीं दिनों में प्रेगनेंसी के रुकने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो इस विधि के अंतर्गत या इस उपाय में क्या किया जाता है कि जिस समय ओव्यूलेशन का समय होता है उस समय सहवास नहीं किया जाए, कंट्रोल रखा जाए, संयम रखा जाए और उस दौरान इससे बचा जाए। तो इस समय क्या हो गया, देखो आवधिक संयम में क्या किया जाता है कि अंडोत्सर्जन के समय अंडोत्सर्जन के दिनों में सहवास से बचा जाता है। तो इसमें किसी साधन का उपयोग थोड़ी किया, इसमें केवल नॉलेज का उपयोग किया कि अंडोत्सर्जन किस समय होगा। देखो, आप सबको बताया हुआ है कि जो अंडोत्सर्जन होता है अर्थात ओव्यूलेशन होता है ये मुख्य रूप से 14वें दिन के आसपास होता है। कौन से दिन? 14वें दिन। तो 14वें दिन होता है और यह आपको ध्यान रखना है कि जो शुक्राणु होते हैं वो 72 घंटे के लिए क्रियाशील रह सकते हैं। कि 72 घंटे पहले भी यदि सहवास की क्रिया हुई है, शुक्राणु अंदर प्रवेश कर गया है, तो भी प्रेग्नेंट होने की संभावना बढ़ती है। तो इस 14वें दिन से 72 घंटे का मतलब हो गया कि 3 दिन, मतलब 13वें दिन, 12वें दिन और 11वें दिन, इन दिनों में बचा जाता है। और 3 दिन ही इस तरफ हम बात करेंगे, 15, 16 और 17, 3 दिन यहां पर हम बात करते हैं। तो इन दिनों में, और सेफ्टी के लिए हम मान लेते हैं कि 10वें दिन भी मान लेते हैं सेफ्टी के लिए। क्यों? क्योंकि अलग अलग महिलाओं के अंतर्गत हो सकता है कि अंडोत्सर्जन है वो 14वें दिन ना होकर 13वें दिन ही हो गया हो, या हो सकता है कि 2 दिन बाद में हुआ हो। वो तो एक औसत लिया जाता है। तो इस कारण से हम मान लेते हैं कि 10वें से लेकर 17वें दिन, मुख्य रूप से 10वें से लेकर 17वें दिन, मासिक चक्र के 10वें से लेकर 17वें दिन तक सहवास की क्रिया से या संभोग की क्रिया से बचा जाता है। क्योंकि 10वें से 17वें दिन होता है, इस दिनों के बीच में जो प्रेगनेंसी होती है या गर्भधारण की संभावना सर्वाधिक होती है। तो इस समय इससे बचा जाता है। तो ये दूसरा तरीका हो गया, इसमें किसी भी साधन का उपयोग थोड़ी हुआ है। तीसरा तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं स्तनपान अनावर्तन। स्तनपान अनावर्तन, देखो ये एक तरीके से ईश्वर ने आशीर्वाद दिया हुआ है। और क्या आशीर्वाद दिया हुआ है कि जो महिला है जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है और जन्म के बाद में वो उस बच्चे को जब तक दूध पिलाती रहती है,
दूध पिलाने का मतलब यह हो गया कि उस बच्चे को केवल दूध पिलाया जा रहा है, बाह्य कोई भी पदार्थ, बाह्य कोई भी तरल है उसको नहीं दिया जा रहा है। तो उस दौरान प्रेगनेंसी होने की संभावना बहुत ही कम होती है, जब तक माता अपने बच्चे को दूध पिलाती रहती है। हालांकि ये जो प्रक्रिया है ये आपके 6 महीने तक ही अधिक कारगर होती है और इस समय प्रेगनेंसी होने की संभावना कम होती है। हालांकि ये सभी के लिए सत्य हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि माता है बच्चे को दूध पिलाती है, उस दौरान गर्भधारण की संभावना क्या होती है? कम। लेकिन ये कितने माह तक कारगर है? 6 माह तक ही अधिक कारगर होती है। और ये जो भी 3 विधियां हमने पढ़ी हैं इनमें हमने प्राकृतिक विधियों के बारे में बात की है, इनकी 100% कोई भी गारंटी नहीं होती है, क्योंकि केवल ये कुछ तरीके हैं। तो ये 3 तरीके जिन्हें प्राकृतिक विधियों के अंतर्गत काउंट किया जाता है, इसमें किसी भी साधन का, किसी भी बाह्य चीज का, युक्ति का उपयोग नहीं किया गया, केवल नॉलेज का उपयोग किया गया है। तो ये हो गए हैं प्राकृतिक विधियां। अब हम बात आ जाते हैं दूसरे मेथड के ऊपर, जिन्हें हम कहते हैं रोध या फिर बैरियर, जिन्हें हम कहते हैं रोध या बैरियर। देखो, रोध होते हैं या बैरियर होते हैं, ये ऐसे साधन होते हैं, रोध या बैरियर होते हैं, ये ऐसे भौतिक साधन होते हैं जिनका काम क्या होता है कि अंडाणु और शुक्राणु को आपस में मिलने से क्या होते हैं? रोकते हैं। तो रोध या बैरियर के अंतर्गत क्या होते हैं? ऐसे साधन या फिर युक्तियां होती हैं, ऐसे साधन या युक्तियां होती हैं जो क्या करती हैं? शुक्राणु व अंडाणु को मिलने से रोकते हैं, उनको मिलने नहीं देते हैं, उनके बीच में बाधा बन जाते हैं, रोध बन जाते हैं, बैरियर बने जाते हैं। और इन साधनों के अंतर्गत हम बात करें, इन साधनों के अंतर्गत हम बात करें तो पहले नंबर पे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कंडोम। पहले नंबर पे होते हैं कंडोम। और कंडोम होते हैं ये ऐसे साधन हैं जो महिला भी उपयोग में ले सकती है और पुरुष भी उपयोग में ले सकते हैं। हालांकि दोनों के लिए अलग अलग प्रकार के ये होते हैं। तो ये जो कंडोम होते हैं ये ऐसे साधन हैं, यदि उनको नर उपयोग में ले रहा है तो नर जो संभोग की क्रिया होती है उससे पहले इसे अपने लिंग पर पहनता है, और जिसके कारण से शुक्राणु होते हैं ये मादा की योनि तक नहीं पहुंचे पाते हैं और पहले ही रोक लिए जाते हैं, जिससे गर्भधारण की संभावना होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये जो साधन है कंडोम, ये नर के लिए और मादा के लिए दोनों के लिए ही काम में आते हैं। नर के लिए जो होते हैं वो कैसे काम में आते हैं? संभोग से पहले नर होता है सिसन या लिंग पर पहनता है, और इससे क्या होता है कि जो वीर्य होगा वो मादा की योनि तक पहुंचेगा ही नहीं। इसी प्रकार से मादा होते हैं, इनके लिए भी काम में आते हैं, और इसमें क्या होते हैं कि ये भी काम तो वही है, ये मादा की योनि में लगाए जाते हैं, योनि में लगाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर नर के द्वारा इनका उपयोग किया जाता है, ज्यादातर केसेज में। नर के लिए जो कंडोम है उसका एक ब्रांड है, इसका एक ब्रांड है जो आपको नाम याद रखना है, और वो है
निरोध। तो निरोध क्या है? एक ब्रांड। और इसी कारण से कंडोम होता है उसे सामान्य तौर पर निरोध भी कह दिया जाता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये गर्भधारण को तो रोकते ही हैं, गर्भधारण को रोकते हैं पहला तरीका, और ये उन पहले वाले तरीकों से बहुत ही बढ़िया तरीका हो सकता है। तो उसको तो रोकते ही रोकते हैं। इसके अलावा इनका एक फायदा और है, ये क्या करते हैं? यौन संचारित रोगों को भी रोकते हैं। यौन संचारित जो रोग होते हैं उनको भी क्या करते हैं? रोकते हैं। तो दो फायदे हो गए, गर्भधारण को तो रोकते ही रोकते हैं, और इन यौन संचारित रोगों को, जिन्हें हम बोलते हैं एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इनको भी क्या करते हैं? रोकते हैं। इसके अलावा ये उपयोग होता है, उपयोग में क्या होते हैं? आसान होते हैं। उपयोग में क्या होते हैं? आसान होते हैं। इसके अलावा और क्या है? उपयोगकर्ता स्वयं ही लगा सकता है, मतलब उपयोग कर सकता है। अतः क्या होती है? गोपनीयता बनी रहती है, गोपनीयता बनी रहती है। तो ये सबसे बढ़िया तरीके से रोध और बैरियर हैं, ये काम में लिए जाते हैं। ये अत्यधिक लोकप्रिय हैं, बहुत ज्यादा क्या है? फेमस है। इसके अलावा रोध और बैरियर के अंतर्गत डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी, गर्भाशय ग्रीवा टोपी हैं, ये भी काम में लिए जाते हैं। डायफ्राम और गर्भाशय ग्रीवा टोपी होते क्या हैं कि गर्भाशय ग्रीवा टोपी तो क्या होता है कि जो सर्विक्स वाला हिस्सा होता है ना योनि के अंदर, उस हिस्से को क्या कर देते हैं? ढक देते हैं। और ढक देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो शुक्राणु है वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। तो ये भी क्या होते हैं? रोध और बैरियर ही होते हैं। ये दोनों ही चीजें होती हैं। ये रबर अर्थात किससे बने होते हैं? लेटेक्स से बने होते हैं। रबर अर्थात किससे बने होते हैं? लेटेक्स, एकदम पतले लेटेक्स से बने होते हैं। इस कारण उपयोग करने में भी आसान होते हैं, लोगों में फेमस भी बहुत ज्यादा है। और इसके लिए जो एक ब्रांड का नाम याद रखना है वो आपको क्या याद रखना है? निरोध। तो ये हो गए हैं रोध और बैरियर। इसके बाद में तीसरे प्रकार के जो साधन हैं जिनको हम क्या बोल रहे थे? अंतः गर्भाशयी युक्तियां, अंतः गर्भाशयी युक्तियां, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है आईयूडी। आईयूडी का मतलब क्या हो गया है भाई? आईयूडी का मतलब क्या हो गया है? आईयूडी का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। आईयूडी का मतलब क्या हो गया है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। और ये जो युक्तियां हैं ये उन लोगों के द्वारा अधिक काम में ली जाती हैं, उन महिलाओं के द्वारा अधिक काम में ली जाती हैं जिनको दो बच्चों के बीच में एक निश्चित गैप चाहिए होता है और वो अन्य किसी साधन का उपयोग नहीं करना चाहती है। तो ये कुछ ऐसे साधन हैं जिनको गर्भाशय के अंदर किसी डॉक्टर या नर्स के द्वारा लगा दिया जाता है और उसके बाद में जितने समय तक प्रेगनेंसी नहीं चाहिए उतने समय तक ये गर्भाशय में रहते हैं और जब भी प्रेगनेंसी चाहिए होती है उस समय इनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये कुछ ऐसे साधन होते हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आईयूडी जिन्हें कहते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखनी है, इसकी शॉर्ट है तो उनको फुल फॉर्म के अंतर्गत कैसे लिखा जाता है और ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा भाई?
कुछ ऐसी युक्तियां हैं जिनको कहां लगाया जाता है? गर्भाशय में। कहां लगाया जाता है? गर्भाशय में लगाया जाता है। हालांकि इनको लगाने के लिए एक अनुभवी डॉक्टर या फिर नर्स की मदद ली जाती है। ये कब अधिक उपयोगी हैं? जब किसी महिला को लंबे समय तक या निश्चित समय तक गर्भधारण से बचना हो। और ये अत्यधिक लोकप्रिय क्या है? साधन। ये युक्तियां हैं, इनको भी बहुत ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। इसके उदाहरण देखो भाई। इसमें एक तो आपको याद रखना है औषधि रहित युक्तियां। औषधि रहित युक्तियों में एक डिवाइस के बारे में हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी के अंतर्गत दिया हुआ है। और ये जो डिवाइस है जिसे हम बोलते हैं लिपेप्स, क्या कहा जाता है? लिपेप्स कहा जाता है। ये औषधि रहित है, मतलब कोई इससे दवाई वगैरह, कोई भी रसायन वगैरह इससे मुक्त नहीं होता है। इसके बाद में दूसरा होता है जिसे हम बोलते हैं कॉपर टी। क्या बोलते हैं? कॉपर टी। इसके अंतर्गत एक तो यही है, कॉपर टी का खुद का ही नाम है, एक तो है कॉपर टी। इसके अलावा एक होती है कॉपर 7 मल्टीलोड 375 कॉपर टी। ये एक क्या है? ये एक साधन है, एक ये युक्ति है, और ये औषधि रहित युक्ति के अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा तीसरी कुछ युक्तियां हैं जिन्हें हम बोलते हैं हार्मोन मोचक युक्ति। इन युक्तियों से कुछ हार्मोन होते हैं वो स्रावित किए जाते हैं। क्या स्रावित किए जाते हैं? हार्मोन। और इसका उदाहरण आपको याद रखना है, एक तो है LNG-20, एक तो याद रखना है LNG-20, और एक आपको याद रखना है, वो याद रखना है प्रोजेस्टासर्ट। प्रोजेस्टासर्ट होता है, ये भी काम में लिया जाता है। तो ये सारे के सारे होते हैं, ये अंतः गर्भाशय युक्तियां होती हैं, गर्भाशय के अंदर लगाई जाती हैं। आपको उदाहरण याद रखनी है कि औषधि रहित में आ जाएगा लिपलेप्स, कॉपर टी वाले में आ जाएगा कॉपर टी खुद, और कॉपर 7 मल्टीलोड 375 कॉपर टी। हार्मोन मचक युक्तियों में आ जाएंगे LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट, ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ये जो युक्तियां हैं ये मुख्य रूप से क्या करती हैं? ये क्या करती हैं कि गर्भाशय में क्या मुक्त करती हैं? कॉपर आयन को मुक्त करती हैं। किसको मुक्त करती हैं? कॉपर आयन। और ये जो कॉपर आयन होता है, ये जैसे ही गर्भाशय के अंदर शुक्राणु आते हैं, उन शुक्राणुओं को क्या कर देता है? एक तरीके से उनका फेगोसाइटोसिस कर देता है, उनको खा जाता है। तो ये कॉपर आयन होता है, उनको मुक्त करता है, और जो क्या करता है? शुक्राणुओं को नष्ट कर देता है। शुक्राणुओं को नष्ट कर देता है, या एक तरीके से उनकी क्षमता को क्या कर देता है? कम कर देता है। और जिसके कारण से अंडाणु और शुक्राणु होते हैं, उनका या तो क्या नहीं हो पाता है? निषेचन ही नहीं हो पाता है। अगर निषेचन हो भी जाता है तो फिर उनका अंतःरोपण नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से ये कार्य करते हैं। कौन सा आयन मुक्त करते हैं? कॉपर आयन मुक्त करते हैं। तो ये हो गया हमारी अंतः गर्भाशयी युक्तियां। इसके बाद में देखो भाई और कौन से आ जाएंगे?
रासायनिक पदार्थ। और इसके अंदर तो आपको क्या याद रखना है, गोलियां, या जिन्हें हम बोलते हैं पिल्स, ये एक तरीका है। पिल्स क्या होती हैं या गोलियां क्या होती हैं? ये छोटी छोटी टिकियां होती हैं, टेबलेट्स होती हैं, जिनके अंदर होता क्या है, या तो प्रोजेस्टेरोन होता है या एस्टेरोजन और प्रोजेस्टेरोन का एक मिश्रण होता है। तो क्या क्या होता है इन गोलियों के अंतर्गत? इनमें या तो होता है प्रोजेस्टेरोन, या तो होता है प्रोजेस्टेरोन, या फिर होता है एस्टेरोजन प्रोजेस्टेरोन का मिश्रण, इनका मिश्रण होता है। और ये होते हैं, इनको मुंह के द्वारा लिया जाता है, मुंह के द्वारा लिया जाता है। इंजेक्शन वगैरह के द्वारा भी लेने के लिए अलग आते हैं, लेकिन ये टिक्कियां होती हैं या गोलियां होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं पिल्स, और ये मुंह के द्वारा ली जाती हैं। और ये महिलाओं में बहुत ही अधिक क्या होती हैं, लोकप्रिय होती हैं। ये महिलाओं के लिए बहुत अधिक लोकप्रिय हैं, ये अत्यधिक क्या होती हैं, लोकप्रिय हैं। इसमें क्या किया जाता है कि जो गोली होती है ना, उस गोली को महिला मुंह के द्वारा लेती है। और कब से लेना स्टार्ट करती है कि जब भी मासिक चक्र प्रारंभ होता है पहले दिन, तो पहले से 5वें दिन के बीच में से इनको लेना प्रारंभ करना चाहिए। हालांकि पहले दिन से ही इनको सामान्य तौर पर लिया जाता है। तो ये कब से प्रारंभ की जाती हैं गोलियां? जो पिल्स हैं ये मासिक चक्र के 1 से लेकर 3 दिन तब से प्रारंभ होती हैं। और कौन से दिन तक? 21वें दिन तक इनको लगातार लिया जाता है। उसके बाद में जब तक मासिक चक्र नहीं आता है तब तक इनको नहीं लिया जाता है। और जैसे ही मासिक चक्र आया वापस से इनको क्या कर दिया जाता है, स्टार्ट कर दिया जाता है। और यह तब तक चालू रखा जाता है जब तक कि उस महिला को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो पिल्स होती हैं या गोलियां होती हैं जो गर्भधारण को रोकती हैं, गर्भ निरोधक के रूप में काम में आती हैं, वो महिलाओं में अत्यधिक लोकप्रिय हैं। इनको क्या किया जाता है कि मासिक चक्र के प्रथम दिन से प्रारंभ किया जाता है और 21वें दिन तक लगातार लिया जाता है। फिर कुछ दिनों तक इन्हें छोड़ दिया जाता है जब तक कि मासिक चक्र दोबारा प्रारंभ नहीं होता है। और उसके बाद में जैसे ही मासिक चक्र फिर से प्रारंभ होता है इन्हें दोबारा स्टार्ट किया जाता है। और तब तक लिया जाता है जब तक कि उस महिला को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है। और ऐसी ही एक गर्भ निरोधक गोली है, उसका नाम है सहेली। और यह सहेली नामक गोली है, ये रोजाना लेने की जरूरत नहीं है, इन्हें सप्ताह में क्या किया जाता है, एक बार ही लिया जाता है। तो ऐसी एक गर्भ निरोधक गोली है जिसका नाम आपको याद रखना है सहेली। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ये एक इंस्टीट्यूट ने बनाई है, एक इंस्टीट्यूट ने बनाई है जिसका नाम है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा यह बनाई गई है। और ये जो गोली है इसको सप्ताह में एक बार लिया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है भाई। तो यह भी गर्भ निरोधक के रूप में एक बहुत ही फेमस क्या है, तरीका है। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपको कैसे लग रही हैं? गर्भ निरोधक के कौन कौन से साधन आपको समझ में आ रहे होंगे? हैं वे एकदम सिंपल से ही, बस इनको एक बार क्या होता है देखने की जरूरत होती है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन या फिर एस्टेरोजन प्रोजेस्टेरोन
का जो मिश्रण होता है उसे इंजेक्शन की सहायता से भी लगवाया जा सकता है, यह भी एक तरीका है। और इसके अलावा इनके स्किन के नीचे क्या लगाए जाते हैं, इम्प्लांट भी लगाए जाते हैं। कुछ ऐसे इम्प्लांट होते हैं जिनको स्किन के नीचे लगा दिया जाता है और उनसे धीरे 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 ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होता है, ये रिलीज होता रहता है और उतने समय तक वो प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी की सारी चीजें हैं, ये जो पिल्स हैं, ये गर्भधारण को कैसे रोकती हैं, ये गर्भधारण को कैसे रोकती हैं? देखो, एक तो ये क्या करती हैं कि जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु व अंडाणु, इनकी गुणवत्ता को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, इनकी गुणवत्ता को कम करती हैं। इसके अलावा अंडोत्सर्जन को रोकती हैं। इसके अलावा जिसे हम बोल सकते हैं इम्प्लांटेशन, या जिसे हम बोलते हैं अंतःरोपण, इनको संदमित करती हैं। इसके अलावा और क्या करती हैं, गर्भाशय ग्रीवा में म्यूकस होता है, उसको क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। भाई या तो अंडाणु शुक्राणु की गुणवत्ता को कम कर देती हैं, गुणवत्ता कम होगी तो निषेचन की क्रिया रुक जाती है। अंडोत्सर्जन को लेट कर देती हैं, उसको रोक देती हैं, अंडाणु रिलीज ही नहीं होता है। या इनकी निषेचन की प्रक्रिया को रोकने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। अगर हो भी गया तो इम्प्लांटेशन को रोकती हैं। इसके अलावा शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकती हैं, गर्भाशय में प्रवेश ही नहीं करे। क्यों? क्योंकि जो गर्भाशय ग्रीवा होती है उसके अंतर्गत एकदम गाढ़ा म्यूकस बन जाती है, जिसके कारण से शुक्राणु गर्भाशय के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे के सारे तरीकों के द्वारा ये गर्भधारण को क्या करती हैं, रोकती। और अब जो हम बात करने वाले हैं, अब जो हम बात करने वाले हैं वो है गर्भधारण के लिए, गर्भधारण को रोकने वाला एकदम परमानेंट इलाज, जिसे हम बोलते हैं बंदेकरण। बंदेकरण या जिसे हम बोलते हैं शल्य क्रिया, ऑपरेशन भी कहते हैं, या इसे कहा जाता है नसबंदी। क्या कहा जाता है, नसबंदी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि नसबंदी है या शल्य क्रिया है, यह महिलाओं के लिए भी की जा सकती है, पुरुषों के लिए भी की जा सकती है। महिलाओं के लिए जब की जाती है तो उस समय क्या होता है कि महिलाओं की जो फैलोपियन नलिका होती है उसको क्या कर दिया जाता है, ऑपरेशन करके या तो उसको काट दिया जाता है और काट कर बांध दिया जाता है, या सीधा ही उसको क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जिससे कि शुक्राणु और अंडाणु है ये आपस में कभी मिले ही नहीं। या फिर पुरुषों में किया जाता है तो उस समय शुक्रवाहक होती है या जिसे हम बोलते हैं वासा डिफरेंस, उसको क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है या काट दिया जाता है। जैसे मैं एक आपको डायग्राम दिखाता हूं। इसमें आप देख रहे होंगे कि यह पुरुषों के लिए की गई है, इस कारण इसे बोल रहे हैं वोसेक्टोमी। पुरुषों के लिए, नर के लिए की जाती है तो उसे बोला जाता है वासेक्टोमी, क्योंकि वासा डिफरेंस होता है। जैसे ये नलिका है, ये नलिका है जो शुक्राणु लेकर जाती है, जिसे शुक्रवाहक कहते हैं, इसको काट कर क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जिससे कि शुक्राणु है ये निकले ही नहीं। अगर ये महिला के लिए की जाती है तो इसे बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी। मादा के लिए इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। ये दोनों वर्ड याद रखना भाई, बस यही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया जाता है, देखो फेलोपियन ट्यूब होती है, उसको काट कर क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं
कि जो बंदेकरण है या स्टरलाइजेशन है, ये महिला और पुरुषों के अंतर्गत गर्भधारण के लिए या गर्भधारण को रोकने के लिए एक स्थायी उपाय होता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि महिलाओं की जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसको काटकर बांध दिया जाता है, इसे तो कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। और यदि पुरुष के लिए काम में ली जा रही है तो उस समय जो शुक्रवाहक होती हैं उसको काटकर बांध दिया जाता है, जिसे बोला जाता है वेसेक्टोमी। और हिंदी में इनके लिए एक वर्ड याद रखना, इसे बोलते हैं शुक्रवाहक उच्छेदन, उसको काट देना, और इसे बोलते हैं नलिका उच्छेदन। इसे बोलते हैं नलिका उच्छेदन, अर्थात ट्यूबेक्टोमी और वासेक्टोमी आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे तरीके थे जो गर्भधारण को क्या करने के, रोकने के तरीके थे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड थे। और ये सारे के सारे तरीके हैं, ये हमने इस वीडियो के अंतर्गत देखे हैं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम एक टॉपिक और देखने वाले हैं और उसका नाम है चिकित्सकीय सगर्भता समापन, जिसका नाम है चिकित्सकीय सगर्भता समापन। जिसे एमटीपी भी कहते हैं। एमटीपी का मतलब क्या हो गया, मेडिकल टर्मिनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ये देखो कब किया जाता है, इसका मतलब क्या है। मान लो कि कोई महिला थी और उस महिला को अनचाही कोई भी प्रेगनेंसी हो गई, तो उस प्रेगनेंसी को चिकित्सकीय रूप से सही तरीके से उसको समाप्त करने की प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहा जाता है, चिकित्सकीय सगर्भता समापन अर्थात एमटीपी कहा जाता है। हालांकि ये एमटीपी होती है, इसकी दुरुपयोग की भी क्या होती है, संभावना होती है। कैसे भाई, क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। अगर मान लो किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि गर्भ के अंदर महिला शिशु है या मादा शिशु है और उसको लड़की नहीं चाहिए, तो फिर क्या हो सकता है कि वो उसका क्या करवा सकता है कि भ्रूणपात करवा सकता है, गर्भपात करवा सकता है। तो इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। और इसी कारण से चिकित्सकीय सगर्भता जो समापन होता है उसको एक कानूनी दायरे में लाना क्या है, जरूरी है। तो चिकित्सकीय सगर्भता समापन क्या है, डॉक्टर की सहायता से सगर्भता का समापन, डॉक्टर की सहायता से सगर्भता का समापन, प्रेगनेंसी का समापन, सीधा सीधा यही मतलब है। अब मान लो भाई किसी भी व्यक्ति को ये प्रेगनेंसी को हटाना ही क्यों है, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि हटाना है। तो इसके लिए कुछ हो सकते हैं। मान लो कि एक तो किसी महिला को प्रेगनेंसी चाहिए ही नहीं थी, अनचाही प्रेगनेंसी हो गई, एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा, उसने प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव उपयोग किए थे, लेकिन वो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो प्रभावी नहीं हो पाया और उसका उपयोग करने के बाद में भी प्रेगनेंसी रुक गई। या मान लो किसी महिला का या किसी लड़के का बलात्कार हुआ, रेप हुआ और उससे उसकी प्रेगनेंसी रुक गई। या फिर अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिससे क्या हो सकता है कि जो गर्भवती महिला है या उसके गर्भ के अंदर जो बच्चा पल रहा है उनके लिए, दोनों के लिए क्या है, वो खतरनाक है, तो उस कंडीशन के अंतर्गत उसको समाप्त किया जाता है। तो ये कब कब किया जा सकता है, अनचाही सगर्भता। दूसरा, गर्भ निरोधक के अप्रभावी होने पर। तीसरा क्या हो सकता है, बलात्कार की स्थिति में।
इसके अलावा यदि सगर्भता माता व बच्चे के लिए खतरनाक हो, उस कंडीशन में यह सगर्भता समापन एमटीपी करवाया जाता है। हालांकि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, और दुरुपयोग क्या हो सकता है भाई, कि अगर किसी को पता चल गया कि जो अंदर शिशु है वो एक लड़की है, तो फिर वो क्या कर सकता है, उसको बाहर निकलवा सकता है, उसको गिरा सकता है। तो एक तरीके से इसका दुरुपयोग हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए भारत सरकार ने 1971 में इस एमटीपी के ऊपर एक क्या लेकर आए हैं, कानून लेकर आए हैं, जिससे कि इसको एक कंट्रोल में रखा जा सके। ये 1971 वाला आपको कानून याद रखना है कि कब लेकर आया गया था, किसके ऊपर, किसके लिए, चिकित्सकीय सगर्भता समापन के लिए। अब ये कब करवाया जा सकता है? देखो, प्रथम तिमाही में यदि करवाया जाता है, प्रथम तिमाही मतलब पहले 3 महीने, उस समय एमटीपी करवाना सबसे अधिक सुरक्षित होता है। प्रथम तिमाही में एकदम सुरक्षित होता है। अगर हम बात करें दूसरी तिमाही, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर, सगर्भता की या प्रेगनेंसी के 6 महीने के अंदर अंदर, यह थोड़ा सा क्या हो सकती है, असुरक्षित हो सकती है। अगर 6 महीने के अंदर करवाया जाता है तो फिर डॉक्टर की राय लेना, हालांकि यह भी डॉक्टर की उपस्थिति में ही करवाया जाता है, लेकिन इसके लिए एक बोर्ड का बैठना क्या है, जरूरी है, और यह डिसाइड करना जरूरी है कि जो ये अंदर की प्रेगनेंसी है, ये इस महिला के लिए या इस बच्चे के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है, उस कंडीशन में ये करवाई जाती है। हालांकि प्रथम 3 माह के अंतर्गत इसका समापन करवाना सुरक्षित होता है, लेकिन ज्यादातर केसेज में क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी होती है उनको समाप्त करने के लिए एक क्वालिफाइड डॉक्टर वगैरह का उपयोग नहीं किया जाता है, या इनकी बिना किसी सहमति के ही जो नियम हकीम होते हैं, जो झोला छाप होते हैं, उनसे दवाई लेकर इनको क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है, और जो कि उन दोनों के लिए क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है कि एमटीपी क्या है, कब करवाना चाहिए, इसके लेकर कानून कब आया था, और कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है जिसके अंतर्गत इनकी क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो ये सब कुछ हमने एमटीपी के बारे में बताया। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने गर्भ निरोधक साधनों के बारे में और जो चिकित्सकीय सगर्भता समापन है उसके बारे में बातें की हैं, और ये हमारे जनन स्वास्थ्य से संबंधित टॉपिक थे। आप सबको हमारा ये वीडियो है ये कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और इसके अलावा यदि आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।